हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, आई होप। तो अब हम कर रहे थे चैप्टर 1 लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 11th का, और हम कर रहे हैं नीट, एम्स, AIPMT की और साथ में CBSE की भी प्रिपरेशन। तो हमने कल तक कहाँ पढ़ा था? हमने कल तक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। अब उसके दो रह गए थे, जिसमें एक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक था कॉन्शियसनेस। तो अब हम सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सेलुलर के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें सेल्स हुए। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सेल क्या होती है? सेल इज ए फंडामेंटल, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ओके। यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो इसका मतलब वो लिविंग नहीं है, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ नॉन लिविंग। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट structure of a cell is non-living, ओके। अब क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन तो है ही नहीं भाई, सेल में तो हो ही नहीं सकता एक्सेप्शन, तो इसलिए डिफाइनिंग फीचर है। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या कह रहा है कि यानी कि एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स, जो भी हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है उसको महसूस करना, और अवेयरनेस रिलेटेड टू वंस इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट है जिसका भी, उससे रिलेटेड उसकी अवेयरनेस। तो लिख लेते हैं इसे, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी बोल दो, एंड अवेयरनेस ऑफ वंस एनवायरनमेंट comma action and intention। ओके फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं, सॉरी, कॉन्शियसनेस का एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जबकि जो कॉन्शियसनेस है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बींग्स,
इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। अभी कॉन्शियसनेस में और पॉइंट रह गए हैं, वो क्या है कि कॉन्शियसनेस जो होती है, कॉन्शियसनेस वो सेंस कर सकती है फिजिकल या फिर केमिकल स्टिमुलाई को भी महसूस कर सकती है, यानी केमिकल स्टिमुलाई। फ्रेंड्स ध्यान रखना, साइंस करना अलग बात होती है और किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस करना अलग बात होती है। साइंस करना यानी महसूस कर रहे हैं हम, अवेयरनेस हम उसके लिए जागरूक हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है क्या, कॉन्शियसनेस कैन सेंस फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं ज़रा, कैसे कैसे वो सेंस करते हैं कॉन्शियसनेस। तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कैसे कॉन्शियसनेस को फील करते हैं, थ्रू फोटोपीरियडिज्म। ठीक है, एनिमल्स कैसे, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, सम लिख दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हर कोई एनिमल नहीं कर सकता, करता कुछ करते हैं सेंस। वो किस तरीके से करते हैं, मतलब जितने भी लिविंग है कॉन्शियसनेस सब फील करते हैं, लेकिन सबके अपनी अपनी अलग अलग तरीके हैं फील करने के। तो कुछ एनिमल्स किस तरीके से फील करते हैं, सम एनिमल्स थ्रू सीजनल ब्रीडर्स। आप लोग जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस प्ले करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रेन डेड कॉमा पर्सन है, ब्रेन डेड कॉमा पर्सन जो है, जो पेशेंट है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। लिख लो इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। इतना आप भी सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, तो जो ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। वो जो ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट है वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो डेड नहीं हुआ, उसका ब्रेन ही तो डेड हुआ है, वो खुद थोड़ी ना मरा है, तो इसलिए वो लिविंग है। और वो लिविंग क्यों है? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस तो प्ले कर रहा है, भले ही वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं प्ले कर रहा हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस तो उसके अंदर हो रही है ना, तो इसलिए वो लिविंग है। ठीक है, लिख लो इसका आंसर, लिविंग ड्यू टू कॉन्शियसनेस। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस कांट वर्क। भाई उसका ब्रेन डेड हुआ है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस तो जाहिर सी बात है वर्क ही नहीं कर सकता। सेल्फ कॉन्शियसनेस कांट वर्क। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या था उसमें, ग्रोथ थी, रिप्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था और फिफ्थ कॉन्शियसनेस था। तो हमने फीचर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग जानते ही हैं इस चैप्टर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही दोनों है इस चैप्टर में।
तो हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर, वेट अ मिनट, थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लूँ कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और एक होता है ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पहले हम बाइनोमियल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाइनोमियल, थोड़ी कैमरे की पोजीशन सही कर लूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो सबसे पहले प्रपोज किया था, यानी कि जो सबसे पहले देखा था, प्रपोज किया था, मतलब जिसके बारे में बताया था सबसे पहले, वो थे गैस्पर्ड बोहिन। उन्होंने अपनी बुक पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बताया था, ठीक है। तो उनके बारे में लिख लेते हैं हम पहले, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम्स में आ जाता है। गैस्पर्ड बोहिन, गैस्पर्ड बोहिन ने फर्स्टली प्रपोज किया था। एग्जाम्स में पूछ लेते हैं हु फर्स्टली प्रपोज्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो लिख देना गैस्पर्ड बोहिन। और अगर व्हाट इज इन विच बुक, बुक का नाम क्या है, तो पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका, फर्स्टली प्रपोज्ड बाइनोमियल, वेट अ मिनट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर in his book बुक का नाम क्या था, पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका, ये थी उनकी बुक। तो यानी कि उन्होंने सबसे पहले जो प्रपोज किया था अपनी बुक पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में प्रपोज किया था। फिर उसके बाद में आए कैरोलस लिनस सर, जिन्होंने इसको लार्ज स्केल पर यूज़ किया और जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको साइंटिफिक नेम दिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैरोलस लिनस सर के बारे में। लाइनस सर ने जो थे, क्योंकि उन्होंने यूज़ किया, इसको नाम दिए, साइंटिफिक नेम दिए प्लांट एनिमल को, तो इसलिए उनको फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड, उन्होंने यूज़ किया था ना बाइनोमियल सिस्टम को, यूज दिस ऑन लार्ज स्केल, and gave scientific names of plants and animals in his book। उन्होंने दो बुक थी उनकी जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के, जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उनके नेम दिए थे। तो प्लांट्स के जो नेम थे उन्होंने कौन सी बुक में दिए थे, प्लांट्स का नेम बुक थी उनकी स्पीशीज प्लैंटेरम, ठीक है। ये जो स्पीशीज प्लैंटेरम बुक थी, ये वाली बुक इनकी लॉन्च हुई थी 1 मई 1753 में, जो कि प्लांट्स के लिए थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्पीशीज प्लैंटेरम इसमें हुई थी। यानी जो
स्पीशीज प्लैंड्रम जो बुक लॉन्च हुई थी उससे पहले के जितने भी नेम्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो एनी प्लांट यानी उससे पहले का जितना भी प्लांट का नॉमेनक्लेचर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो 1753 यानी फर्स्ट में 1753 के बाद के जो है वो सब एक्सेप्टेबल है। सॉरी, एनी प्लांट नॉमेनक्लेचर बिफोर यानी कि फर्स्ट में 1753 से पहले के आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, 1753 के पहले के एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरीके से उनकी एक और बुक थी जो एनिमल्स के लिए थी। एनिमल्स के लिए कौन सी बुक थी उनकी, जिसमें उन्होंने नेम्स दिए थे? उसका नाम था सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। ये उन्होंने बुक दी थी जो प्रपोज हुई थी 1 अगस्त 1758 में, जो कि एनिमल्स के लिए थी। सिस्टमा नेचुरा एनिमल्स के लिए थी और जबकि जो स्पीशीज प्लैंटरम थी वो किसके लिए थी? प्लांट्स के लिए थी वो। तो जो भी प्लांट नॉमेनक्लेचर था स्पीशीज प्लैंटरम का, यानी कि जो भी प्लांट नॉमेनक्लेचर जो उनकी बुक स्पीशीज प्लैंटरम है उससे पहले जितना भी नॉमेनक्लेचर था वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन और इसी तरीके से जिस तरीके से प्लांट्स का एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे ही एनिमल्स का भी 1 अगस्त 1758 से पहले का एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एनी एनिमल नॉमेनक्लेचर बिफोर 1 अगस्त 1758 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। हमने किन किन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा? हमने 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया अब तक। एक है गैस्पर्ड बॉइन, सॉरी फ्रेंड्स पीछे है, एक है गैस्पर्ड बॉइन और दूसरे हैं लिनियस सर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ICBN। अब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और ICBN नहीं पढ़े तो ये तो गलत बात होगी। सही है, दिख रहा है ना आपको? रुक जाइए, कैमरे की पोजीशन थोड़ी सही कर दूँ मैं। ओके, अब सही है ना? थोड़ा सीधा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ICBN के बारे में। नॉमेनक्लेचर में ICBN बहुत इम्पोर्टेंट है। ICBN के बगैर तो नॉमेनक्लेचर ही नहीं है। ICBN क्या है? इंटरनेशनल, ये जो है ना ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, इसका ध्यान रखना कि फुल फॉर्म ऑफ ICBN, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, बच्चे किस चीज़ में गलती करते हैं? ऑफ की यहाँ पे ना उसमें पूछ लेते हैं, ऑफ की जगह फॉर लिख देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफ सही है या फॉर। तो इसमें ऑफ सही है, फॉर में अगर तुमने टिक करा तो वो गलत हो जाएगा। अक्सर वो लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आए तो फॉर पे टिक मत करिएगा, ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर पे टिक करिएगा। ठीक है, तो क्या थी इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN में जो है जो कलेक्शन करते हैं प्लांट्स का, तो उसमें कुछ रूल्स हैं ICBN के, तो लिख लीजिए। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम कलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिमेंस को। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक nomenclature of plants
यानी प्लांट्स के जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है उनके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं देख लीजिए। सबसे पहला रूल है, सबसे पहला आईसीबीएन क्या कह रहा है कि जो साइंटिफिक नेम है वो दो कंपोनेंट का होएगा, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। लिख लीजिए, साइंटिफिक नेम of any plant composed of two components, दो कंपोनेंट्स का होएगा वो, यानी कि एक जेनेरिक नेम हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जिसमें साइंटिफिक नेम दो कंपोनेंट्स का है, एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ मैं, उससे तो सही से समझ में आ जाएगा तुम्हारा। उससे तुम्हें एक चीज़ और है, साइंटिफिक नेम भी याद हो जाएगा। क्या है वो, मैंगीफेरा। मैं इसी का ही एग्जांपल दूंगी आपको हर पॉइंट में, तो आपको याद रहेगा। मैंगीफेरा इंडिका, किसको बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो को। ठीक है, तो जो मैंगीफेरा इंडिका यानी कि ये जो मैंगीफेरा है, ये वाला मैंगीफेरा जो है, ये तो इसका जेनेरिक नेम हो गया। ठीक है, और जो इंडिका है ये इसका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पेसिफिक हमने पॉइंट पढ़ लिया कि दो चीज़ों का होता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम मैंगीफेरा जेनेरिक नेम, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर का होएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, जेनेरिक नेम स्टार्ट ऑलवेज विद कैपिटल लेटर, यानी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा। एंड स्पेसिफिक एपिथेट start always with small letter। ठीक है, जेनेरिक नेम में हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज़ होएगा, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसमें हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ होएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम एग्जांपल किसका लेते हैं, मैंगीफेरा का, नाम भी याद हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो इसमें जो ये है जेनेरिक नेम का जो एम है कैपिटल है, ये जेनेरिक नेम, और जो ये है ना स्पेसिफिक एपिथेट इसका स्मॉल है। तो इसका ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया होता ना तो ये आपका गलत हो जाता, लेकिन आपने क्योंकि इसमें स्मॉल है, रूल है आईसीबीएन का, और हमने इसमें स्मॉल का स्मॉल ही रहने दिया, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो लेकिन ना एक कंडीशन है इसमें, क्या अगर स्पेसिफिक एपिथेट अगर स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो नेम रख किसी भी पर्सन के नेम पर या फिर किसी भी प्लेस पर है वो नेम स्पेसिफिक एपिथेट, तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा। तो लिख लो इसको, फिर इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। स्पेसिफिक एपिथेट ऑलवेज, नो सॉरी
if a specific epithet is based on name of, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर या फिर किसी भी पर्सन पर अगर स्पेसिफिक एपिथेट का नेम है तो वो कैपिटल होएगा। देन इट शुड बी, ये आपके हैंड रिटन नोट्स भी हो गए, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है। हम एग्जाम्पल इसमें देते हैं। आइसोटीस पेंटी, PNTII पेंटी, ठीक है। एग्जाम्पल आपका ये हो गया। इसमें जैसे आइसोटीस पेंटी है तो इसमें हमने ये जो नेम का P है ये कैपिटल हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने अब तक कितने 2 पॉइंट याद कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले की। तीसरा क्या कह रहे हैं, जो टॉटोनिम्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते प्लांट्स के लिए। टॉटोनिम्स का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नाजा नाजा, नाजा नाजा इंडियन कोबरा को बोलते हैं, ठीक है। तो वो रिपीट हो रहा है, जेनेरिक नेम भी वही है नाजा और स्पेसिफिक नेम भी नाजा ही है। तो जो टॉटोनिम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में रिपीट करते हैं, वो प्लांट्स में रिपीट नहीं करते, ठीक है। वैलिड नहीं है वो प्लांट्स के लिए। टॉटोनिम्स मतलब रिपीटिंग, लिख दो इस पर, ध्यान रहेगा, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ना इजी फॉर्म तो हमें ध्यान रहता है। इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। जो टॉटोनिम्स हैं वो वैलिड नहीं है प्लांट्स के लिए। बट वैलिड है वो एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये इसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होता है, लिख लो। दीज हैव सेम जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इसका एग्जाम्पल देख के देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। हमने मान लो मैंगीफेरा अगर हमने मैंगीफेरा करा तो वो तो गलत बैठ जाएगा, क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका होता है, मैंगीफेरा तो होता ही नहीं कुछ भी। तो इसी तरह से लिख लो, चलो इसका एग्जाम्पल का ना ध्यान रहता है उससे। हमने अगर मैंगीफेरा एक प्लांट है ना, प्लांट की का है ना मैंगो, मैंगीफेरा हमने करा, इसमें कैपिटल लिखा है जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब गलत है ये। या हमने करा सोलेनम ट्यूबरसम होता है। सोलेनम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो सोलेनम ने ये भी गलत है अगर हमने इस तरीके से लिखा, क्योंकि ये क्या है, प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स में वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है प्लांट्स में। तो अगर कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे नाजा जो कि इंडियन कोबरा होता है, ये मत समझ लेना कि एनिमल्स है तो हम सब में यही लिख देंगे, उसके पीछे उसी का नाम लिख, पैंथेरा टिग्रीज की जगह पैंथेरा कर देंगे, वो गलत है। पैंथेरा टिग्रीज है, लेकिन ये जो नाजा है ये नाजा है, ठीक है। और एक होता है रेट को बोलते हैं रेटस, जिसे हम रेट को कहते हैं। तो यानी कि अब ये दोनों चीज़ें क्या एनिमल्स में आ गई, तो ये वैलिड है सिर्फ एनिमल्स के लिए। टॉटोनिम्स जो वैलिड होते हैं वो एनिमल्स के लिए वैलिड होते हैं, वो प्लांट्स के लिए वैलिड नहीं होते, ठीक है। अब हमने कितने रूल पढ़ लिए, 3 रूल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं चौथा वाला रूल।
व्हेन रिटन, जब हम इसको हैंड रिटन लिखते हैं, चलो लिखो व्हेन रिटन, साथ के साथ बताऊंगी। फ्री हैंडेड यानी हम जैसे पेन से लिख रहे हैं नॉर्मली, जैसे मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये किस में होएगा, इसमें जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो अंडरलाइंड होएगा। और टाइपिंग के टाइम पर शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में लिखा हुआ होएगा टू शो देयर origin in Latin language। ठीक है, तो अब हम इसको समझा देती हूँ मैं आपको कि अगर हम इसे फ्री हैंडेड लिख रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी लिखा अपनी राइटिंग में, तो जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो अंडरलाइन होना चाहिए। एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाती हूँ कैसे, कि मैंने लिखा हैंड रिटन लिखा है मैंने मैंगी फेरा इंडिका मैंने लिखा, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, या जैसे बुक में देखा होगा तुमने, थोड़ा लिटा लिटा सा होता है ना, लेटा हुआ सा, तो अगर हम टाइपिंग करेंगे तो वो किसमें, इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए वो, ठीक है। क्योंकि वो इटैलिक्स में लिखकर उसका जो लैटिन लैंग्वेज है उसका ओरिजिन बता रहा है कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो बनी हुई है। तो इसलिए उसको, ये ICBN का एक रूल है कि अगर टाइपिंग में हो तो इटैलिक्स में हो, लैटिन लैंग्वेज को शो करने के लिए। और अगर हम फ्री हैंडेड लिख रहे हैं तो हम, क्योंकि फ्री हैंडेड तो इटैलिक्स में लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए वो अंडरलाइन होना चाहिए हमारा फ्री हैंडेड। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दे दिया था, एक एग्जाम्पल और दे दो इसका फ्री हैंडेड का। ये टाइपिंग तो मैं कर नहीं सकती हूँ इस टाइम पर। सोलेनम ट्यूबरसम, सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, ट्यूबरसम, स्पेलिंग मिस्टेक से बहुत गलत बात है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। और दोनों सेपरेटली मतलब इसको पूरा एक नहीं कर सकते हम, सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो शुड बी सेपरेटली। कभी लिखते कोई भी पता चला ऐसे अंडरलाइन करो, बोले कि उन्होंने बोला था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 4 पॉइंट पढ़ लिए, इनका रिवीजन करेंगे फिर बाद में। अभी हम ICBN का 5th पॉइंट पढ़ते हैं। ICBN का 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज द नॉमेनक्लेचर, यानी जो साइंटिस्ट जिसने नॉमेनक्लेचर का प्रपोज किया है वो शॉर्ट में लिखा होना चाहिए साइंटिफिक नेम के बाद में। ठीक है, लिख लो पॉइंट को पहले, फिर एग्जांपल दूंगी। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द नॉमेनक्लेचर should be written
short after scientific name. ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? मैंगीफेरा इंडिका कि साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था लिनस ने, तो वो इस तरीके से, मतलब ये इधर साइड में हो गया, और ये, और जो साइंटिफिक नेम है वो ना ही तो वो अंडरलाइन होएगा ना ही वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। इसको नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। सॉरी, साइंटिफिक नेम नहीं, नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड आइदर अंडरलाइंड, नहीं तो अंडरलाइन होएगा, और नॉर रिटर्न इन इटैलिक्स, ना ही वो इटैलिक्स में लिखा हुआ होएगा। ठीक है, इट शुड बी रिटर्न इन सिंपल रोमन लेटर्स, जो रोमन लेटर्स होते हैं सिंपल उसी में ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये जैसे भी मैंने बताया था आपको। वेट अ मिनट। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी के साइंटिफिक नेम, जो साइंटिस्ट का नेम है वो रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा। अब हम इसका 7th रूल पढ़ते हैं ICVN का। 7th रूल क्या कह रहा है कि जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से ही ड्राइव्ड हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज मर गई है, मतलब उन लैंग्वेज पर रिसर्च कंप्लीट हो गई है, अब उन पर कोई रिसर्च नहीं चल रही है। तो इसलिए वो जो नेम है वो सिर्फ और सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में या फिर ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो लिख लो इस पॉइंट को कि साइंटिफिक नेम should be written should be derived from Latin और ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज में होगा वो। क्यों? क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, उन पर रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं डेड लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वो लैटिन और ग्रीक में ही लिखा जाएगा। ठीक है, रूल है ये। एक लास्ट पॉइंट इसका रह गया, वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम शीट्स होती है ना प्लांट्स की, जिस पे प्लांट्स को पेस्ट किया जाता है, तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे हर्बेरियम में, यानी कि ट्राई गार्डन में। हर्बेरियम शीट्स को डिपॉजिट करना है, जब तो पता चलेगा प्लांट स्पेसिमेन के बारे में। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको हर्बेरियम शीट्स क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में। शुड बी डिपॉजिटेड इन हर्बेरियम या फिर ट्राई गार्डन। ठीक है, तो ये तो हमने 8 के 8 रूल पढ़े हमने। ठीक है, अब हम पहले ट्रिनोमियल नॉमन, ये सब तो हमें समझ में आई गया। अब हम पढ़ लेते हैं ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसके बाद में मैं आपको सब रिवीजन कराऊंगी। और जो उसके आगे ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद में हम कल पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम ट्रिनोमियल। अभी हमने बायनोमियल पढ़ा था, अब ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पहले मैं आप लोगों को ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ।
ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, वो कहता है कि इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएशंस है स्पीशीज़ में वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसको ट्रिनोमियल कंडीशन में दिया जाता है। ट्रिनोमियल कैसे, जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, मतलब जेनेरिक नेम तो सेम होता है, जेनेरिक नेम लिखा जाता है, फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाता है, लेकिन उसमें एक सब स्पेसिफिक एपिथेट भी लिखा जाता है उसके वेरिएशंस, मतलब किसी भी स्पीशीज़ के वेरिएशंस ज़्यादा होने की वजह से। तो हम बता लेते हैं, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें पहला तो जेनेरिक नेम ही है भाई, सबसे पहले जेनेरिक नेम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में लिखा जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट, और फिर एक और है वो लिखा जाता है सब स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये हो गया। तो बताया था ना अभी मैंने, नंबर ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होने की वजह से, तो इसको लिख लो, इफ़ अगर नंबर ऑफ वेरिएशन ज़्यादा हैं स्पीशीज़ में तो तब ये यूज़ होता है, हर एक स्पीशीज़ में ये यूज़ नहीं होता। इफ़ नंबर ऑफ वेरिएशंस आर मोर इन स्पीशीज़ में नंबर ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो इन दैट कंडीशन, ओनली इन दैट कंडीशन ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज्ड। ओके, अगर नंबर ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है स्पीशीज़ में तो सिर्फ और सिर्फ तभी ही ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या है। एग्जाम्पल में आ गया ब्रासिका ओलरेशिया बेट, हाँ इसे इधर के छोड़िए, मैं पीछे लिख देती हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, न्यू पेज पर लिख दिया। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं ब्रासिका ओलरेशिया की। ठीक है, तो उसमें क्योंकि सब स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं, तो लिख लीजिए पहले ब्रासिका, BRASSICA, ब्रासिका ओलरेशिया। पहले लिख लो, इसके 3 है, ओलरेशिया, ब्रासिका, ओलरेशिया। जिसके 3 दिखाती हूँ मैं, सब स्पेसिफिक एपिथेट के ज़रिए कैसे डिफरेंस पता चलेगा। सब सेम है भाई, जेनेरिक नेम भी सेम आ गया, दोनों इन तीनों का स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम आ गया। यहाँ पे लिख लो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और एक सब स्पेसिफिक एपिथेट, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी आपको पता चल जाएगा फिर। ठीक है, कॉमन नेम। तो ब्रासिका ओलरेशिया अगर हम लिखते हैं बैटराइटस, BATRYTIS, अगर हमने बैटराइटस लिखा तो इसका मतलब हो गया कॉलीफ्लावर, गोभी। ये गोभी की टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा, अब बता दिया आपको। ब्रासिका ओलरेशिया बैटराइटस यानी कि कॉलीफ्लावर। अगर हमने लिखा ब्रासिका ओलरेशिया कैपिटेटा, ठीक है, तो ये हो गया कॉलीफ्लावर, फूल गोभी हो गया। और अगर हमने कैपिटेटा लिखा तो कैबेज यानी कि बंद गोभी जो होती है ना, बहुत खाते हैं सब लोग, चाउमीन में डलती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो कैपिटेटा अगर हम लिखेंगे तो कैबेज बन जाएगा। अगर हमने ब्रासिका ओलरेशिया कॉलोरापा लिखा तो ये एक और टाइप होता है गोभी का, नॉल, तो इसका टाइप बन जाएगा नॉल, यानी कि है सारी गोभियाँ लेकिन सब अलग अलग टाइप की हो गई।
तो इनको नाम भी अलग अलग दिया गया है। ब्रासिका ओलरेशिया पेट्राइटस यानी कि कॉलीफ्लावर, ब्रासिका ओलरेशिया कैपिटेटा यानी कि कैबेज, ब्रासिका ओलरेशिया कोलोरापा यानी कि नॉन। ठीक है, पता चल गया। तो ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है हमें पता चल गया। अब हम करते हैं इसका रिवीजन। हम कहाँ थे, हमने क्या पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर, उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एक था मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में फोर्थ था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या, सेल जो होती है फंडामेंटल बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की। विदाउट सेल लाइफ इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो अगर सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है तो वो क्या है, कोई सी भी चीज़ जो है वो है नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी फीचर एक एबिलिटी टू सेंस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, यानी कि जो सराउंडिंग्स हैं उसको सेंस करने की एबिलिटी और इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी और उसके बारे में जागरूक होने की एबिलिटी कॉन्शियसनेस कहलाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही प्रेजेंट होता है और जो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कॉन्शियसनेस जो होती है वो फिजिकल को भी सेंस करती है और केमिकल स्टिमुलाई को भी सेंस किया करती है, इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर भी कहते हैं। ठीक है, लिख देना यहाँ पर, एक पॉइंट और ऐड कर लो, डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है जबकि सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में प्लांट फोटो पीरियडिज्म के ज़रिए अपने कॉन्शियसनेस को सेंस करते हैं, कुछ एनिमल सीजनल ब्रीडर के ज़रिए, सारे ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस प्ले करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट जो है वो लिविंग भी होता है कि नॉन लिविंग होता है। तो वो लिविंग होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है लेकिन वो उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब फिर हमने उसके बाद में पढ़ा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दो टाइप के होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और एक हो गया ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैस्पर्ट बॉहिन, उन्होंने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया था अपनी बुक, उनकी बुक का नाम क्या था, पाइनेक्स थिएटर बॉटनी का। ठीक है, फिर उसके बाद में आए कैरोलस सर यानी कि लीनियस सर आए, फिर जो थे फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेन सिस्टम भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने लार्ज स्केल पर साइंटिफिक नेम्स मतलब यूज़ किया उसको लार्ज स्केल पर और फिर साइंटिफिक नेम्स दिए प्लांट्स के और एनिमल्स के अपनी बुक में। प्लांट का नेम दिया उन्होंने, जो प्लांट्स के जितने भी नेम थे वो दिए अपनी बुक स्पीशीज़ प्लांटेरियम में, जो कि उनकी लॉन्च हुई थी 1753 1 मई 1753 में। यह आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उससे पहले का जो नॉमेनक्लेचर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लांट नॉमेनक्लेचर। फिर आया एनिमल्स के बारे में, उन्होंने एक बुक और दी थी एनिमल्स की जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा, जो कि 1 अगस्त 1758 में थी। ठीक है, ये भी आ जाता है कि कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एनिमल सिस्टम के बारे में पता कर लिया। अब उसके बाद में ICBN के बारे में पता करते हैं। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, गलती कहाँ होती है, ऑफर फॉर्म में। ठीक है, ICBN के कुछ रूल्स हैं कलेक्शन के रिगार्डिंग, क्या क्या है कि साइंटिफिक नेम जो है किसी भी प्लांट का वो दो कंपोनेंट्स का कंपोज होना चाहिए, एक जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट का। जेनेरिक एक एग्जांपल दिया हमने मैंगो का, जो है मैगीफेरा इंडिका का, तो मैगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। फिर दूसरा रूल क्या कह रहा है कि जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा, ये रहा जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो किसी भी प्लेस या पर्सन पर बेस्ड है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा, जैसे कि आइसोटीस पेंटी में हो गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि टॉटरम्स यानी कि जो रिपीटिंग होती है इसमें वो वैलिड नहीं होती प्लांट्स में, लेकिन वो वैलिड होती हैं एनिमल्स में। ठीक है,
वो जो जेनेरिक नेम और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको सेम रखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देके देखा था कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा अगर हम करेंगे तो गलत है, सोलेनम अगर हम करेंगे तो वो भी गलत है। लेकिन जो नाजा और रेटस जो है, इंडियन कोबरा नाजा और रेटस यानी कि रैट, ये एनिमल्स हैं, ये सही हैं, जबकि प्लांट्स के लिए ये गलत है। फिर उसके बाद में हमने फोर्थ पढ़ा था इसका रूल, कि जब हम इसको फ्री हैंडेड यानी कि सिंपल अपने हैंड से लिखते हैं तो जो स्पेसिफिक एपिथेट और जो जेनेरिक नेम है वो सेपरेटली अंडरलाइंड होएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर उसको टाइपिंग में लिखा जा रहा है, उसको टाइप्ड किया जा रहा है, तो वो इटैलिक्स में लिखा हुआ होएगा उसकी लैटिन लैंग्वेज को शो करने के लिए। हमने एक एग्जाम्पल और इसमें दिया था सोलेनम ट्यूबरसम, यानी कि इसको लिख लेना पोटैटो, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम। मैंगीफेरा इंडिका तो मैंने बता ही दिया था कि मैंगो होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा इसका फिफ्थ रूल क्या कह रहा है कि जो साइंटिस्ट जिसने प्रपोज किया नॉमेनक्लेचर, उसका नेम शॉर्ट में लिखा हुआ होना चाहिए बाद में, साइंटिफिक नेम के बाद में, ठीक है। तो ये रहा साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका और साइंटिस्ट का नेम लिनन। जो नेम है साइंटिस्ट का वो ना ही तो वो अंडरलाइंड होएगा और ना ही वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, वो सिंपल रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। ये मैंने करा है, इसको अंडरलाइन किया है मैंने यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका को, लेकिन लिनस को अंडरलाइन नहीं किया। फिर उसके बाद में आया है कि जो साइंटिफिक नेम है वो ड्राइव्ड होएगा लैटिन लैंग्वेज से या फिर ग्रीक लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब इन पर काम हो चुका है, अब इन पर कोई काम नहीं हो रहा है, जितनी रिसर्च होनी थी वो रिसर्च इन पर हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज का ही लिखा हुआ होना चाहिए। 8th रूल क्या कह रहा है कि हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं प्लांट स्पेसिमेन की, वो हर्बेरियम में यानी कि ड्राई गार्डन जो होता है उसमें डिपॉजिट करा देनी है। जब हम किसी भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, कलेक्ट करें, तो ये हर्बेरियम शीट ज़रूर होनी चाहिए कलेक्ट, वहाँ पर डिपॉजिट हुई हुई। फिर उसके बाद में हमने बाइनोमियल सिस्टम के बारे में सब पता कर लिया है। अब हम बात करते हैं ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर किसका होता है? जेनेरिक नेम का होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट का और सब स्पेसिफिक एपिथेट का। क्यों? अगर इसमें जो वेरिएशंस होती हैं स्पीशीज़ की वो ज़्यादा होती हैं, ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर उस जगह पर यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने किसका एक एग्जाम्पल दिया था छोटा सा, जिसकी वजह से हम सब समझ में आ गया था हमारे कि कैसे ट्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ होता है। हमने गोभी का एग्जाम्पल दिया था, तो इसकी वैरायटीज़ के साथ में। तो ब्रासिकोलरेशिया बेटराइटस जो होती है कॉलीफ्लावर, ब्रासिकोलरेशिया कैपिटेटा यानी कि कैबेज, अब ब्रासिका ओलरेशिया कोलोरापा यानी कि नॉल। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू।